Hi guys, welcome back to Food Education. Today we are going to read क्लास 9 के भौतिकी फिजिक्स चैप्टर 1 जिसका नाम है विज्ञान और मापन साइंस एंड मेजरमेंट। तो ये इस वीडियो का पार्ट 4 वीडियो है। अगर आपने पार्ट 3 वीडियो कवर नहीं किए हैं तो पार्ट 3 वीडियो कवर कर लीजिए। पार्ट फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। और हाँ फ्रेंड, आप वीडियो के स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, तब ये वीडियो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान में कि विभिन्न पद्धतियों में मात्रक और उनके संबंध। विभिन्न पद्धतियों में मात्रक और उनके कौन कौन से संबंध होते हैं उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए हमारा फर्स्ट है कि किसी व्युत्पन्न राशि के व्युत्पन्न मात्रक को प्राप्त करने के लिए हम निम्नलिखित की सहायता लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा फर्स्ट है कि उस व्युत्पन्न राशि को परिभाषित करने वाले समीकरण, मतलब डिफाइनिंग इक्वेशन। ठीक है, और हमारा सेकंड है उस समीकरण में शामिल आधारी राशियों के आधारी मात्रक। तो इसका मतलब हम आपको उदाहरण देकर हम आपको समझा देते हैं। ठीक है, तो देखिए आप उदाहरण देकर हम आपको समझाएंगे तो आपको समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा। देखिए उस व्युत्पन्न राशि को परिभाषित करने वाला समीकरण, तो ये एक हमारा समीकरण बन गया। ठीक है, और सेकंड में है कि उस समीकरण में शामिल आधारी राशियों की आधारी मात्रक। ये आधारी राशि है, इसका आधारी मात्रक। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं तो ये आधारी मात्रक क्या होते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए चूंकि क्षेत्रफल के आधारी मात्रक पूछ रहा है, ठीक है, उस समीकरण में आधारी राशियों के आधारी मात्रक। अब हम लोग इसका एसआई मात्रक निकालते हैं। ठीक है, कैसे हम एसआई मात्रक निकालते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में था कि किसी व्युत्पन्न राशि के व्युत्पन्न मात्रक को प्राप्त करने के लिए इसका कैसे व्युत्पन्न मात्रक निकलता है, अर्थात इसका एसआई मात्रक निकलता है। ठीक है, तो हम लोग इसका निकालते हैं। फर्स्ट है कि उस व्युत्पन्न राशि को परिभाषित करने वाला समीकरण हमारा तैयार हो गया। सेकेंड है उस समीकरण में शामिल आधारी राशि के एसआई मात्रक, आधारी राशि का आधारी मात्रक। तो देखिए हम लिखते हैं यहाँ पे क्षेत्रफल के आधारी मात्रक, क्षेत्रफल के आधारी मात्रक। अब क्षेत्रफल के आधारी मात्रक बराबर लंबाई का आधारी मात्रक और चौड़ाई का आधारी मात्रक। ठीक है, देखिए यहाँ पे लंबाई का आधारी मात्रक और गुना चौड़ाई का आधारी मात्रक। ठीक है, ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला है लंबाई गुने चौड़ाई। तो यहाँ पे आप चौड़ाई का आधारी मात्रक, चौड़ाई का आधारी मात्रक, चौड़ाई का आधारी मात्रक। ठीक है, अब लंबाई का आधारी मात्रक क्या होता है और चौड़ाई का आधारी मात्रक क्या होता है। तो लंबाई का मीटर और चौड़ाई का भी मीटर। यहाँ पे देखिए लंबाई का आधारी मात्रक मीटर मल्टीपल मतलब गुना, और चौड़ाई का आधारी मात्रक भी मीटर। तो मीटर गुने मीटर बराबर मीटर स्क्वायर, ये निकल गया हमारा क्षेत्रफल का एसआई मात्रक। अतः हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः क्षेत्रफल का एसआई मात्रक, क्षेत्रफल का, ठीक है, एसआई मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर। सॉरी हम यहाँ पे मीटर स्क्वायर। इस तरह से हमको आपको दो और एग्जांपल देकर हम आपको बताती हूँ। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको ये कंसेप्ट समझना है अच्छी तरीके से। ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है आयतन। तब आयतन कैसा मात्रक कैसे निकालते हैं, देखिए चूंकि आयतन का मात्रक उसी तरीके से जैसे क्षेत्रफल में निकाले थे
आयतन का मात्रक, इसमें लंबाई का मात्रक, चौड़ाई का मात्रक और ऊंचाई का मात्रक। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई होता है इसका सूत्र, और इसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अगर आयतन निकालना हो तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, इसका फॉर्मूला होता है। देखिए इसका ऐसा मात्रक कैसे निकलेगा, लंबाई का मात्रक, लंबाई का मात्रक, फिर मल्टीपल चौड़ाई का मात्रक, ठीक है। देखिए चौड़ाई का मात्रक, और फिर करना है ऊंचाई का मात्रक, ऊंचाई का मात्रक। अब देखिए लंबाई का मात्रक, चौड़ाई का मात्रक और ऊंचाई का मात्रक, तीनों का मात्रक मीटर होता है। मीटर, लंबाई का मीटर, फिर चौड़ाई का भी मीटर, और फिर ऊंचाई का भी मीटर, ऊंचाई का भी मीटर। तो वो क्षेत्रफल में क्या किए थे, मीटर के मीटर से स्क्वायर, मीटर को मीटर से गुना किए थे तो मीटर स्क्वायर। यहाँ पे मीटर क्यूब होगा, मीटर गुने मीटर गुने मीटर क्यूब, ठीक है, मीटर क्यूब। इसको और एक और नाम है घन मीटर, इसको क्या हम बोल सकते हैं, घन मीटर। मीटर क्यूब मतलब घन मीटर। वहाँ पे सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल जहाँ पे निकला था तो उसको हम एक और बोल सकते हैं क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्षेत्रफल का अन्य मात्रक भी होते हैं, ठीक है। आप बुक को पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है, तो आपको और कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा जब आप बुक पढ़ लीजिएगा तब। और यहाँ पे देखिए मीटर क्यूब, अतः आयतन का जो सही मात्रक निकलेगा, अतः आयतन का एसआई मात्रक, आयतन का एसआई मात्रक वो क्या होगा, मीटर क्यूब, ठीक है। इस तरीके से हम आपको एक और एग्जांपल देकर यहाँ पे हम आपको बताती हूँ, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको समझ में अच्छी तरीके से आ जाए। तो नेक्स्ट एग्जांपल है घनत्व। अब घनत्व का ऐसा मात्रा क्या होते हैं, तो देखिए हम निकालते हैं घनत्व का ऐसा मात्रक उसी तरीके से जैसे कि हम क्षेत्रफल में निकालते थे और फिर आयतन में निकाले थे। क्षेत्रफल का भी अन्य मात्रक और होते हैं ऐसा मात्रक, और घनत्व का भी इसी तरीके से घनत्व का भी अन्य मात्रक होते हैं, और फिर आयतन निकालते उसका भी अन्य मात्रक होते हैं, हम जो निकाले थे उसके बदले में, ठीक है। यहाँ पे हम और लिख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि घनत्व का ऐसा मात्रक क्या होता है, ठीक है। हम चूंकि लिख सकते हैं उसी तरह से, यहाँ पे एक समीकरण तैयार हो गया। अब समीकरण में आधारी राशियों के आधारी मात्रक अब लिख सकते हैं हम यहाँ पे घनत्व का मात्रक, घनत्व का मात्रक बराबर द्रव्यमान का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक। ये फॉर्मूला आ गया हमारा घनत्व बराबर द्रव्यमान का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक बाय आयतन का मात्रक, आयतन का मात्रक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये घनत्व का मात्रक हो गया, ठीक है। ये किसका मात्रक हो गया, ये घनत्व का फॉर्मूला हो गया। और जिस तरीके से हम क्षेत्रफल का निकाले थे और आयतन का निकाले थे, तो ये घनत्व का हो गया, ठीक है। अब देखिए कि घनत्व का क्या होता है, तो घनत्व का द्रव्यमान का मात्रक और आयतन का मात्रक। तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, हम आपको पीछे भी पढ़ाए हूँ। घनत्व द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, आयतन का मीटर क्यूब। अब देखिए किलोग्राम पर मीटर क्यूब, देखिए यहाँ पे किलोग्राम, ठीक है, कैपिटल लेटर होगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये निकल गया हमारा घनत्व का एसआई मात्रक। यहाँ पे एसआई मात्रक किसका निकला है, एसआई मात्रक ये घनत्व का निकला है। हम यहाँ पे लिखते थे, ठीक है।
SI मात्रक ये घनत्व का निकला है, ठीक है। इस तरीके से आप बहुत सारे ऐसे फॉर्मूला होता है उसका आप SI मात्रक निकाल सकते हैं। तो आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि कुछ मात्रकों को विशेष नाम दिए गए हैं, ठीक है। अब विशेष नाम क्यों दिए गए हैं, तो हम लिखे हैं कि सुविधा के लिए, फर्स्ट में सुविधा के लिए और सेकंड में कुछ महान वैज्ञानिकों को आदर देने के लिए कुछ मात्रकों को विशेष नाम दिए गए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए कि कैसे विशेष नाम दिया गया है। बल का SI मात्रक न्यूटन होता है, जिसका संकेत कैपिटल लेटर एन में लिखा जाता है। नेक्स्ट हमारा ऊर्जा का SI मात्रक जूल होते हैं, जिसका संकेत जे लिखा जाता है, एक्सेट्रा मतलब इत्यादि और भी लिखे जा सकते हैं, ठीक है। हम लोग बल, ऊर्जा, कार्य के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में, आने वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि दाब मतलब प्रेशर किसे कहते हैं। दाब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दाब को इंग्लिश में प्रेशर बोलते हैं। अब प्रेशर किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। अब प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। क्षेत्रफल को इंग्लिश में एरिया बोलते हैं, फिर बल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फोर्स, और दाब को इंग्लिश में बोलते हैं, दाब को इंग्लिश में प्रेशर, दाब को इंग्लिश में प्रेशर बोलते हैं। फिर क्षेत्रफल को एरिया और बल को फोर्स बोलते हैं। अब दाब बराबर फॉर्मूला निकलता है कि बल बट्टा क्षेत्रफल, दाब बराबर बल बट्टा क्षेत्रफल, बल को फोर्स बोलते हैं और क्षेत्रफल को एरिया बोलते हैं, ठीक है। अब दाब का SI मात्रक क्या होता है, हम तो SI मात्रक निकालना आपको पहले बता चुके हैं, ठीक है। दाब का SI मात्रक क्या होता है, तो दाब का SI मात्रक न्यूटन पर वर्ग मीटर, न्यूटन पर, ये वाला चिन्ह जो है ये वाला, इसको पर पढ़ा जाता है, ठीक है। जैसे कि ये बट्टा में जो रहता है ना, बट्टा में जैसे 2/3, ये जो बट्टा है ये बट्टा है, इसको अगर आप ऐसे लिखिएगा तो 2/3 मतलब 2/3 ये हो जाएगा, ठीक है। तो दाब का SI मात्रक न्यूटन पर वर्ग मीटर, ऐसे लिखते हैं इसको, न्यूटन पर वर्ग मीटर, या फिर न्यूटन मीटर के पावर -2, इसे लिखते हैं दाब का SI मात्रक। इसे पास्कल भी कहा जाता है, इसे पास्कल भी कहा जाता है, जिसका संकेत PA होता है। अब 1 पास्कल बराबर कितना होता है, जिसका संकेत PA, पास्कल का संकेत PA होता है। दाब का दूसरा नाम पास्कल है, ठीक है, पास्कल भी से कहा जाता है। अब पास्कल को, पास्कल का SI मात्रक, ये जो पास्कल का SI मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अब पास्कल को संक्षेप में PA बोलते हैं, ठीक है। अब 1 पास्कल बराबर कितना होता है, 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि नेक्स्ट अगला है कि वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसे कहते हैं, ठीक है। वायुमंडलीय दाब क्या होता है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। तो इसका डिफिनेशन है कि गैसीय दाब के मापन के एक मात्रक एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय दाब कहलाता है, ठीक है। एटमॉस्फेयर को शॉर्ट फॉर्म ATM होता है, ठीक है। एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय दाब कहलाता है। अब समुद्र का, इसका ही एक और पद्धति है कि समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब एक एटमॉस्फेयर ही होता है, एटमॉस्फेयर होता है, जिसे सामान्य दाब पर नॉर्मल प्रेशर कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि गैसीय दाब में मापन का एक मात्रक, गैसीय दाब में मतलब कोई लिक्विड पदार्थ को हम जब मापते हैं तो गैसीय दाब के मापन में एटमॉस्फेरिक वायुमंडलीय दाब, हमारे ऊपर जो वायु का दाब है वो वायुमंडलीय दाब कहलाता है, वो एक प्रकार से वायुमंडलीय दाब हो गया। तो उसी प्रकार से समुद्र के सतह पर वायुमंडलीय दाब को नॉर्मल प्रेशर कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए कि 1 एटमॉस्फेयर मतलब कितना होता है, 1 ATM बराबर कितना होता है, मतलब 1 एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है, जैसे हम पढ़े थे ना पीछे कि 1 न्यूटन मीटर बराबर कितना होता है, उसी तरह कि 1 ATM बराबर कितना होता है, 1 ATM बराबर 1.013, दशमलव के आगे, ये जो दशमलव है इसके आगे 1 और 0 और 13 नहीं पढ़ेंगे, इसको 1.013 पढ़ा जाता है। एक एकड़ संख्या आपको पढ़ना है, 1.013 गुने 10⁵ पास्कल होता है। 1 ATM बराबर 1.013 गुने 10⁵ पास्कल होता है। पास्कल किसका था, एक पास्कल भी कहा जाता है
एटमॉस्फेरिक दाब को एटमॉस्फेरिक से पीछे हम पढ़े थे इसको पास्कल भी कहा जाता है। एक एटमॉस्फेरिक जो होता है वो 1.013 × 10⁵ पास्कल होता है। किसके समानुपाती? ये समानुपाती का, ये जो आप देख रहे हैं चिन्ह, ये समानुपाती का चिन्ह है। अब ये किसके समानुपाती होता है? तो 1.01 × 10⁵ पास्कल की ये समानुपाती होता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा मापकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में ताप या तापमान के मात्रा को केल्विन मापकरण में दर्शाया जाता है। केल्विन मापकरण में मापकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति आती है। किसको मापने के लिए? टेम्परेचर को। तापमान को इंग्लिश में बोलते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर को मापने के लिए एक और मात्रक होती है जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति से लिया गया है, वो है केल्विन को मात्रक का मान 273.15 केल्विन और जल के क्वथनांक का मान 373.15 होता है। ठीक है, ये गलनांक का मान है 273.15 और ये क्वथनांक का मान है 373.15। ठीक है, जब गलनांक मतलब जिस अवस्था पर वो गलना प्रारंभ करता है। ठीक है, और जब क्वथनांक मतलब जब वो ठोस रहता है तो उसका मान होता है 373.15 और 273.15। तो ये आता है सेल्सियस और केल्विन में। हम लोग जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तब इसका एक उपयोग होगा। हम और ये पार्ट 4 है, हम पार्ट 5 वीडियो हम लोग न्यूमेरिकल और एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो ये इसका उपयोग न्यूमेरिकल में आएगा, इसीलिए हम आपको यहाँ पे बता दिए हैं कि अगर सेल्सियस रहेगा उसको केल्विन में परिवर्तन करना रहेगा तो फिर हमको 273 जोड़ना पड़ता है या 373 घटाना पड़ता है। हम लोग उस न्यूमेरिकल में देखेंगे, इसलिए हम यहाँ पे आपको बता दे रही हूँ कि 273 केल्विन ये गलनांक का मान है और 373 केल्विन ये क्वथनांक का मान है किसी भी पदार्थ का। नेक्स्ट है उष्मा का जो SI मात्रक होता है वो जूल होता है। सीजीएस पद्धति में उष्मा का मात्रक कैलोरी होता है और इसे कभी कभी बड़े मात्रक में किलो कैलोरी भी कहा जाता है। वही यहाँ पे मैं लिखी हूँ कि उष्मा को मात्रक जूल होता है, सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक कैलोरी होता है। देखिए कैलोरी, और कभी कभी इसे बड़े मात्रक में क्या कहा जाता है? किलो कैलोरी भी कहा जाता है। अतः 1 किलो कैलोरी बराबर 1000 कैलोरी होता है और 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल, ये लगभग में हम लोगों का आता है। तो होपफुली ये आपको जो ये जहाँ आज हम टॉपिक जो पढ़े हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपने मेरा प्रीवियस वीडियो कंप्लीट किए हैं तो, क्योंकि इसमें प्रीवियस वीडियो का बहुत सारी बात थी यहाँ पे, तो आपको ये टॉपिक जो आप पढ़ाया जा रहा है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग इस नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 5 में न्यूमेरिकल और चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ मिलेंगे। तो फ्रेंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अब हम लोग मिलते हैं चैप्टर के न्यूमेरिकल और चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।